नमस्कार, स्वागत है आपका QBS इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। मेरे साथ जो खड़े हैं एक युवा चेहरे हैं और इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ ली है। अब उसको सरकार का विरोधी कहिए चाहे सरकार की नाकामियों को उजागर कहना कहिए, मोहित शर्मा आज हमारे साथ है जिन्होंने बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया पर वायरल एक सेंसेशन बने हैं और युवाओं में काफ़ी क्रेज़ रहता है इनका। मोहित भाई, स्वागत है आपका QBS इंडिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने विचारों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का। मोहित भाई, आपकी जो एक इमेज बनी हुई है सोशल मीडिया पे, सरकार की विरोधी इमेज बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भाई मोहित शर्मा तो सरकार का विरोध करके ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। देखिए, एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई सरकार का विरोध करके पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इस देश के अंदर लोग डरते हैं। एक जो आम तबका है, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो लेबर है, जो माइग्रेन है, वो डरता है कि वो अपनी आवाज़ को कैसे पहुंचाए। छात्र डरता है कि उसको कॉलेज से रस्टिकेट ना कर दिया जाए, ठीक है ना। किसान डरता है कि भाई उसको जेल में बंद ना कर दिया जाए। अभी जिस तरीके से किसानों को बंद कर रखा है जेल के अंदर, तो लोग डरते हैं अपनी आवाज़ को रखने से। तो हम लोगों की आवाज़ को मुखर होकर रखते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि हमें कोई पॉपुलैरिटी मिलती है। पॉपुलैरिटी क्या, बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे बोलते हैं। एक दिन के अंदर में आप अगर देखें तो नॉर्मल से नॉर्मल 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा है जो सोशल मीडिया पर सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम सरकार के अगेंस्ट बोलने से पहले हमारे पास लॉजिक और तथ्य होते हैं जिस पे हम बात करते हैं सरकार से। हम सरकार से पूछते हैं कि सरकार ने जो वादे किए वो आप पूरे क्यों नहीं करते। हम प्रधानमंत्री से ही जानते हैं कि आप ही के कहे हुए शब्दों को आप पूरा क्यों नहीं करते। भाई ये किसी और ने तो कहा नहीं था, बाकायदा मोदी जी ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने हमें और आपको रोजगार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको 100 स्मार्ट सिटी देंगे, लेकिन 100 स्मार्ट सिटी नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम इस देश को बुलेट ट्रेन देंगे, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं मिली। तो अगर जब ये सब वादे आप करेंगे और आप उनको पूरा नहीं करेंगे तो सवाल पूछना एक स्वाभाविकता है, जायज़ चीज़ है। 7 साल हो गए सरकार को और आगे भी अभी 3 साल और बाकी है। लगातार जो चुनाव से पहले जो हम अगर 2014 की बात करें, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई युवाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। मेरे पास किधर गई वो भाजपा सरकार? छोटा सा शब्द है और एक मेरे पास यही लाइन है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ़ कर दे यार। बहुत परेशान कर दिया ये प्रधानमंत्री जी आपने, अब हमें माफ़ कर दीजिए। जनता त्रस्त है, आपके नेता मस्त हैं, आपके नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके तमाम नेता अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो छाप छवि के नहीं हैं। आपके गृह मंत्री वो साफ छवि के नहीं हैं। आपके देश में किसान मरे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपके देश में नौजवान मरे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ जाता है कि किसी उद्योगपति के यहाँ पर शादी है, उसके सेलिब्रेशन में आपको जाना जरूरी है। किसान यहाँ पर लगातार शहीद हो रहे हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक शब्द प्रधानमंत्री किसानों के लिए नहीं बोलते, आखिर ऐसा क्यों? आखिर आपसे ही पूछना चाहेंगे, लगातार जो किसान धरना पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री ने एक बार भी क्यों बात करने की कोशिश नहीं की? क्या चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी बात कहाँ से करेंगे? प्रधानमंत्री जी खुद जानते हैं कि ये समझौता जो है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा हुआ है। जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी पे बिना पिता के हस्ताक्षर के वो प्रॉपर्टी वो बेटा नहीं बेच सकता, ठीक उसी प्रकार से बिना उद्योगपतियों की मर्जी के ये कानून सरकार वापस नहीं ले सकती। सरकार एक मोहरा है। असल में ये कानून फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन को, वो बड़े बड़े कॉरपोरेटेड सेक्टर के लोग जो आज कब्जा कर चुके हैं इस देश के ऊपर। हमने इस देश से समाप्त किया था बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को। आप जाते हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को दावत दे के आते हैं कि आइए और इस देश के अंदर आके व्यापार कीजिए, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में किस तरीके से आई थी? व्यापार के हेतु आई थी। हमें अपने देश के अंदर ब्रांड बनाने चाहिए, हमें अपने देश के अंदर खुद इंडस्ट्री लगानी चाहिए। टीवी पे जियो मार्ट का ऐड भी आने लगा है। भैया जियो क्या है मैं आपको बता दूं। जियो वो है कि जियो के तहत पहले फ्री में सिम प्रोवाइड की गई। जैसे फ्री में भंडारा बांटा जाता है ना, तो अंबानी साहब ने रिलायंस के थ्रू फ्री में भंडारा बांटा और उसके बाद डोने तक के पैसे वसूल करे। अब आप देख लीजिए किस तरीके से ये लोग सिम को भी महंगा किया, उसके बाद रिचार्ज को भी महंगा किया। क्योंकि आज जो नंबर है, नंबर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़ोन का नंबर आप हर दिन चेंज करते रहें, क्योंकि नंबर जो है वो सभी लोगों के पास सर्कुलेट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो वो आप नंबर आप अपने रिश्तेदारों के, अपने रिलेटिव के थ्रू रखते हैं आप उस नंबर को। अगर आप नंबर बदल लेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो टूट जाएंगे। आपने एक प्लानिंग के थ्रू ये काम किया जिसके तहत आपने पहले फ्री में बांट के जो बड़ी बड़ी और भी कंपनियां हैं
जो फ़ोन्स की कंपनियां हैं, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो आपका एयरटेल हो, आपने सभी पर प्रहार करने का काम किया। आपने टाटा जैसी इंडस्ट्री को बर्बाद करने का काम किया, जो टाटा जिसने सदैव देश का साथ दिया। आपने सोचा कि हम इस टाटा इंडस्ट्री को बंद करें और हम अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं, क्योंकि टाटा ने सदैव देश के लिए सोचा, ठीक है ना। चाहे वो आपके जमशेद जी टाटा हों, ठीक है ना, चाहे फिर आपके अभी मौजूदा जो टाटा हैं वो हों, रतन टाटा जो हों, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए सोचा है। इन्होंने देश को नुकसान कर अपना फ़ायदा किस प्रकार हो, इस प्रकार की इनकी सोच है। अभी इन्होंने एक मुद्दा पकड़ रखा है, पूरे देश की नेशनल मीडिया, एक चैनल है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है ना, उनके चैनल के रिपोर्टर्स वो दिखाते हैं कि सुबह 5:30 बजे से हमारा जो रिपोर्टर है वो अथर्रा जेल जो है, अथर्रा रोड जो है मुंबई के अंदर, अथर्रा रोड जो है वहाँ पर खड़ा हुआ है। आर्यन खान की आज बेल हो रही है, तो इसलिए भाई आपके पास में शाहरुख खान को, आर्यन खान को, उनको पॉपुलैरिटी देने का टाइम है। पॉपुलैरिटी देने का टाइम वैसे नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से ये साबित करना है। आप अंबानी साहब के घर के बाहर क्यों नहीं खड़े हुए कि जब उनके पोर्ट पे, अडानी साहब के पोर्ट पर जब वो नार्कोटिक्स पाया जाता है, आप उनके घर के बाहर क्यों नहीं खड़े हुए? उनसे पूछिए कि आपके बंदरगाह पे अगर ये ड्रग्स आया, ये हीरोइन आया तो आया कहाँ से है? आप उनसे नहीं पूछते। तो ये पत्रकार जो है ये भी आज दोहरा बर्ताव करता है, सरकार के लिए कुछ और दिखाता है और वैसे कुछ और दिखाता है। आज मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है विपक्ष को अपने सत्ता को अपने प्रवक्ताओं को चैनल पे भेजने के लिए। आज खुद पत्रकार जो हैं वो प्रवक्ताओं के तौर पे काम करते हैं। अभी सुबह सुबह की बात है, एक चैनल है इंडिया टीवी, वो देख रहा था प्रशांत किशोर के भाषण को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर वो लगातार दिखा रहे थे कि मोदी जी कितने पॉपुलैरिटी हैं। भैया आप एक मैगजीन है टाइम्स नाउ करके, उसको आप पढ़ लीजिए। उसने प्रधानमंत्री जी को लेकर क्या लिखा है? उसने लिखा है कि भैया कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं है। आप वो नहीं दिखाते जनता को। हमारे देश के प्रधान अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी कर ही पा रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे ताकतवर नहीं है, शक्तिशाली नहीं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि सबसे अच्छे प्रधानमंत्री आज तक इस देश में कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी ही है। देखिए सबसे अच्छा झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी है, वो सबसे पहले नंबर पे। अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो मैं भी साथ में हूँ, पूरा देश उनके साथ में है। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा झूठ बोलने में अगर कोई माहिर है तो प्रधानमंत्री मोदी। ये रोजगार का वादा झूठी तो कर रहा है सब। ये सब जो जगह जगह जाके आप मैनिफेस्टो लीगल कर दीजिए, अगर आप में दम है तो मान जाएंगे आप सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। करिए मैनिफेस्टो लीगल, चुनाव है यूपी में, मैनिफेस्टो लीगल कर दीजिए। और अगर आप नहीं कर पाए वादे पूरे तो आपके प्रधान मुख्यमंत्री को कुर्सी से नीचे उतार दिया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। दूसरों की बात क्यों करें? अमित शाह ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि जो 15 लाख का वादा था वो तो जुमला था। सभी कुछ जुमला है तो दिया ही क्या है? सारा कुछ जुमला है मेरे भाई, दिया ही कुछ नहीं है, सभी कुछ जुमला है। नोटबंदी के बाद में आतंकवाद की कमर टूटेगी तो जम्मू कश्मीर में आए दिन हमले हो रहे हैं, सरहद पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। लोग हमसे कहते हैं भैया हमारे घर से आर्मी में भी हैं, हमारे घर से हमारे पूर्वजों ने इस देश के खातिर अपना रक्त भी बहाया है, तो आपको तकलीफ नहीं होती होगी ये देश बिके तो हमें बहुत तकलीफ है। और हम जब जब इस देश के अंदर बोलते रहेंगे और आप इस आवाज़ को जो समझ रहे हैं ना कि जो आप इस आवाज़ को जेल के ज़रिए या मारने के ज़रिए बंद कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं तो मृत्यु तो इस जीवन का सत्य है और हम उस सत्य को बहुत साल पहले स्वीकार कर चुके हैं। तो हम मृत्यु से नहीं डरते, ना आपकी जेलों से डरते। सत्य बोलते हैं, सत्य को प्रताड़ित जरूर किया जा सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं। सत्य की जीत होती है और हमें यकीन है कि एक दिन इस देश के अंदर दोबारा से सत्य की जीत होगी और जो झूठ है उसका मुंह काला होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बिहार की तरफ आते हैं, क्योंकि लगातार आप पिछले 1 महीने से बिहार में ही हैं। बिहार के मौजूदा हालात और नीतीश कुमार और भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके बारे में आपकी क्या राय है और 1 महीने से आपने क्या देखा है? एक शब्द में समझिएगा और छोटी सी पंक्ति में, नीतीश कुमार डरते हैं। अगर भाजपा से समर्थन वापस लिया तो घोटालेबाज नीतीश कुमार की पार्टी और तमाम इनके नेता जो करप्शन में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें डरा के धमका के उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो गलती क्यों ना हो। जिस तरीके से लालू यादव जी को जेल में बंद किया गया और सोचा गया कि भैया लालू यादव को जेल में बंद करके हम उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेंगे, लेकिन जनाब एक फ्रीडम फाइटर वॉशिंग मशीन, हाँ, एक फ्रीडम फाइटर जो है, क्रांतिकारी जो है, भगत सिंह को जेल में डाला गया। भगत सिंह के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रयास भी करा और चाहते तो वो छुड़ा भी सकते थे उन्हें, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि जब मेरे को फांसी होगी तो उस देश में इनकलाब आएगा। तो वही इनकलाब आज लालू यादव जी के जेल जाने के बाद आया
वो जेल से बाहर आए और आज एक बार फिर बिहार में इनकलाब का बिगुल फूका है। आप इनकलाब लोगों के मुंह से नहीं मिटा सकते ना, इनकलाब इस देश के अंदर जीवित है। आप इतिहास मिटाते रहिए, आपको जितना मर्जी वीर सावरकर का इतिहास लिखना है, गॉडसे का इतिहास लिखना है, लिखिए, लेकिन आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद का इतिहास इस देश से कभी नहीं मिटा सकते। लालू यादव अभी आए थे और शायद आपकी मुलाकात भी हुई होगी। कैसी शख्सियत है, लोगों के बीच में उनका कैसी शख्सियत है तो आपको सुबह ही पता चल जाएगा। सुबह 5:30 बजे के तकरीबन आप पे हैं और आते हैं तो देखते हैं कि भैया वहाँ अपने 10 नंबर के आवाज़ से वॉक करते हुए आते हैं, टहलते हुए। सबसे पहले बच्चों से मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद में पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है उनकी, कि जो सबसे पहले जो मूल सुविधाएं हैं। फिर उसके बाद में उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका रोजगार कैसा चल रहा है। जो मेन चीज़ें हैं उन्हों को टारगेट कर रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मेरी मुलाकात हुई है उनसे। आज सुबह भी हुई है मेरी उनसे मुलाकात, हाँ, और पहले भी हो चुकी है। कैसा रहा वो एक मूवमेंट क्या, एक ऐसा लीडर जो जनता से कनेक्ट होता डायरेक्ट। सुबह 5:30-6 बजे जब मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना मखमली कंबल और बिस्तर नहीं छोड़ते होंगे, तब नेता जो वो सड़क पे निकल जाता है जनता से जानने के लिए कि जनता क्या चाहती है। दिक्कत परेशानी है तो भले आप रूलिंग पार्टी में हैं, लेकिन दिल बड़ा रखते हुए आप कहते हैं कि आप आइए हमारे पास में, कोई समस्या है हम आपका समाधान करेंगे। एक 16 करोड़ रुपए की कोई वैक्सीन का मामला था, तो उनको लेकर एक महिला उनके पास पहुंचती है तो उनका सीधे तौर पे यही जवाब होता है कड़े शब्दों में कि डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करेंगे और हम वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि लगातार बिहार की राजनीति शुरू हो रही है और 2 जगह पे चुनाव भी हो रहा है। इसमें कांग्रेस भी बहुत सक्रिय नज़र आ रही है और कांग्रेस में एक जो नया चेहरा जुड़ा है बिहार से, वो है कन्हैया कुमार का चेहरा। कन्हैया कुमार को जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने उनकी बहुत ही उन पे बहुत एलिगेशंस लगाए गए, हालांकि अभी तक कोई प्रूव नहीं हुए हैं। तो कन्हैया कुमार को लेके ये आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कन्हैया कुमार को लेके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बताएंगे कि उन्होंने दल क्यों बदला। उनके बारे में वही लोग विचारधारा पे बता सकते हैं, सीधे तौर पे मैं आपको बताऊं, हम नहीं बता सकते उनके बारे में कुछ भी। दूसरी बात ये कि वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, क्यों दल को बदला। मेरे ख्याल से इंसान को एक जगह लिमिटेशन पे रहना चाहिए। हमने अगर छात्र जनशक्ति परिषद ज्वाइन किया है, तेज प्रताप जी का जो संगठन है, वो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको एक जगह स्टैंड रह के जनता की आवाज़ को मुखर करने का काम करना चाहिए। आपको ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए दल को बदलते रहना चाहिए। फिर आप में और जो तमाम नेता हैं जो अपने ईमान को पैसे के जरिए बेच देते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, जो कि अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और लगातार ही सरकार को उनकी असलियत दिखाने में, उनसे सवाल पूछने में कभी पीछे नहीं हटते। आप सौरभ शुक्ला को देख रहे थे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और लगातार ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।